हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर उससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं और उनको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली एनबीएफसी कंपनी है। और जो ये फाइनेंस करती है ना, ये बेसिकली जो पूरा व्हीकल में फाइनेंसिंग करती है, न्यू और पुराने में। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप इज एनबीएफसी प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल परचेजिंग ऑफ न्यू एंड प्री ऑन ऑटो एंड यूटिलिटी व्हीकल, ट्रैक्टर, कार, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड एसएमई फाइनेंसिंग। तो बेसिकली जो उनका सेगमेंट है ना, वो एक व्हीकल इंडस्ट्री पे ही है। उसी पे फोकस है, न्यू और पुराने कमर्शियल व्हीकल को लेकर ही है। तो इनके फंडामेंटल चेक करते हैं एक बार। जो मार्केट कैपिटल है इनकी 36,863 करोड़ की है। स्टॉक भी 19 का है और आरओसी 8.87 का है। जो लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1989 करोड़ का है, यानी 1989 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 52.2% है। इंडस्ट्री भी 20.8% है। और करंट प्राइस है वो 298 का, बुक वैल्यू 150 की है। और आर ओ डबल वन 9.9% का। प्राइसिंग कोई है नहीं, हाई प्राइस ऑटम 347 का है। 52 वीक लो 237 का है और हाई 347 का है। डिविडेंड कंपनी अच्छा पे करती है 2% का, फेस वैल्यू 2 की है। डेट टू इक्विटी 4.86 है, जो कि हमें पता है कि डेट टू इक्विटी एनबीएफसी और फाइनेंशियल के सेक्टर में उनकी इन्वेंट्री होती है। नॉर्मल डेट की तरह नहीं, हम इसको देखते हैं। जल्दी जल्दी एक बार इसके क्वार्टर लास्ट दिसंबर 2022 का इनका रिजल्ट जो आया था 3324 करोड़ की इनकी सेल्स थी, जो बढ़कर 418 करोड़ की इस बार आई थी। और जो नेट प्रॉफिट था वो 664 करोड़ से घटकर 623 रह गया था। थोड़ा सा फ्लैट ही रहा था। फ्लैट दिखने का सिंपल सा रीजन यही है, यहाँ पे 27% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें प्रेशर आया, वो 21% का रह गया। उससे पहले अगर सितंबर का देखो, सितंबर में 3,011 करोड़ की इसकी सेल्स थी, जो बढ़कर 3833 करोड़ की हो गई थी। और जो नेट प्रॉफिट था 492 से घटकर 287 का हो गया था। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो था, यानी जो लास्ट 3 क्वार्टर है ना, वो इसके उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम रहा, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आया नेट प्रॉफिट के अंदर। अदरवाइज सेल में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे से आप देखो, अब सितंबर के बाद अच्छा खासा इम्प्रूव किया। उसके बाद जो उनका नॉर्मल जो वो आता है ना, वो नॉर्मल अच्छा ही आता है, 25 27। यहाँ पे देखो 45 और 50 दिया हुआ है। तो उसमें अगर उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट आता है तो ये अच्छा खासा ना यहाँ पे नजर आता है हमें। मगर एक क्वार्टरली की बात है। ईयरली अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ देखें तो लॉन्ग टर्म में 2012 से हमारे पास डेटा है 2906 करोड़ रुपए की सेल से बढ़कर जो सेल हो गई है वो लगभग ऑलमोस्ट 15,000 की हो गई है। और जो नेट प्रॉफिट है 645 से बढ़कर 1947 का हो गया। तो ईयरली की ग्रोथ देखो तो आप देखो, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखो तो 644, 929, 965, 925, 787, 530, 1216, 187, 1080, 780 और 1150। ये जो पीरियड था ये हमें पता, हमको पता है कि कोविड का पीरियड था। ये बिफोर कोविड की का इफेक्ट था। उसके बाद 2071, 1947। तो ये अगर हम इसको कंसीडर करें बिफोर कोविड, तो उसके बाद अगर हम देखें तो वापस से इन्होंने ट्रैक पर ही आ गए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे नजर आता है। और बैलेंस शीट में देखें तो 247 का इनका एग्रीगेटर खुद का रिजर्व इनके पास 18,359 करोड़ का है रिजर्व। और बोरोइंग के 90,424 करोड़ की है। फिक्स एसेट 1,000 करोड़ के हैं और इन्वेस्टमेंट इनका 9,065 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 52% 0.16 इनके पास और खुद के हैं। और एफआई के पास अच्छी खासी है 12.72। और डीआई के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है 26.95 की। और जो जनरल पब्लिक के पास हिस्सेदारी है ना, वो ओनली 8.6%। ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड में आशीष धवन जी के पास है। ओनली 7% से भी कम की हिस्सेदारी जनरल पब्लिक हैंड में है। बाकी सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैंड है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको एक बार यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे देखिए, ये जो ये इन्होंने हाई बनाया था 18 में, जो रेंज है 18 में इन्होंने ये वाला इस रेंज को हाई बनाया था। ठीक है, 18 में फाइनेंशियल क्या थे? अगर आप यहाँ देखोगे तो डेट आती है अप्रैल की, तो हम मार्च का को कंसिडर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो इनकी सीएस थी ना 7,910 करोड़ की थी, जो बढ़कर 14,097 करोड़ की हो गई है। और जो नेट प्रॉफिट 1,216 करोड़ का था वो 1,947 करोड़ का गई। नेट प्रॉफिट में 50% ग्रोथ है, जबकि मार्च का क्वार्टर आना बाकी है। जब मार्च का क्वार्टर ऐड हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं, डबल से भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास
डबल के आसपास से पहुंच सकता है आई थिंक, और डबल के आसपास 50% की तो हमें अगर आती ही है ना, तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि कम से कम यहाँ से हमें 50% गिर तो हमें मिलनी ही चाहिए, बट हम उसको एज्यूम नहीं करते हैं, हम उसके बाद पैटर्न देखते हैं। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज बनी हुई है ये जो पैटर्न है, ये कप विद हैंडल का पैटर्न है। ये कप, ये हैंडल, इसका ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर टेस्ट किया सपोर्ट को, इस सपोर्ट पे ने काफी कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसने वापस से चलना शुरू किया है। तो टारगेट क्या निकल कर आता है? 70% का टारगेट निकल कर आता है, और करंट प्राइस से, करंट प्राइस ने क्लोजिंग जो आज की दी, क्लोजिंग दी है वो 298 की है। ऑलमोस्ट 54%। तो 54% क्या कहते हैं, और देखो वहां से हमारा जो गेन था वो 50% ही हमें दिखा था, ठीक है, बट वो भी तब जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से खराब हुए। अगर वापस से सेम लेवल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाते हैं तो वो एक बार देख लेते हैं ईयरली प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन की कंडीशन क्या है। देखो पहले इनकी 34, 32, 28, 24, 19, 12, 24, 28, 14, 8, 14, 24, 18। देखो अगर लास्ट ईयर में जो 24 आते हैं ना, अगर सेम 24 भी आते हैं तो नेट प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। और उससे पहले एक तो केस को छोड़ देते, इनका जो प्रॉफिट आता है वो 24 के आसपास ही आता है। अदरवाइज अगर खराब हो तो ढंग से मतलब 8% आता है, अदरवाइज में 24% के आसपास ही आता है। तो मैं वही ज्यूम करता हूँ कि जैसे मार्केट कंडीशन सारी ठीक हो गई है, ठीक है, वापस से चीजें ठीक चलनी शुरू हो गई, क्योंकि जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वहां पे से भी इनको अच्छी खासी चीजें टाइम पे मिल रही हुई, ठीक है। तो हम मान के चल सकते हैं, मतलब मेरा मानना है कि यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है इस टारगेट को हिट करने में, ठीक है। तो मैं इसमें बायर हूँ, ठीक है, एज ए डिस्कस बता दूं, मैंने इसको बाय भी किया है सेम प्राइस पर जो क्या कहते हैं अभी चल रहा है, ठीक है। और मेरा वही टारगेट है जो मैंने उस पर डिस्कस किया। बट मेरी किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक लर्निंग है कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को हम मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से 30 से 40% का सीजर जनरेट कर पाए अपने लिए, और एक अच्छा और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बना पाए, ठीक है। अगर आपको भी मेरे स्टॉक पसंद आते हैं, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब आप भी मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, और आपकी खुद की स्टडी के बेस पर, जब खुद की स्टडी होगी ना, खुद की कन्विक्शन होगी, और जब मार्केट गिर रही होगी तो उस टाइम पर बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अपने स्टॉक को होल्ड करने पर। और अगर आपके हमारे पास फंड की अवेलेबिलिटी आती है ना, उस टाइम पे हमें एवरेजिंग करने में भी बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जैसे हमने अभी आपने देखा था कि जब मार्केट गिर रही थी तो उस टाइम पे काफी सारे स्टॉक नीचे आए थे, बस जब मार्केट ने चलना स्टार्ट किया अप्रैल में एक एक कुछ दिनों में, वो सारे के सारे रिकवर कर गए, ठीक है। मतलब कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो रिकवर नहीं किया हो, आई जैसे आई एफ एल है, और जेएम फाइनेंशियल है, और भी स्टॉक्स हैं, नया मीडिया है, काफी सारे स्टॉक्स हैं, मैंने आज चेक किए थे। तो आप देख सकते हो जो मैंने पोर्टफोलियो के वीडियो बनाए ना, उनको आप सबको चेक कर सकते हो कि जब हमने एनालिसिस किया वो किस रेट पे थे, और आज वो किस रेट पर है। अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, टारगेट से बहुत दूर है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ जब मैं आपके साथ स्टडी शेयर करता हूँ, तो प्लीज आप भी एक बार अपना टाइम लगा के उसको देखिए, और आप बिलीव मी, आप खुद का पोर्टफोलियो खुद से मैनेज कर पाएंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट थोड़ा सा स्टडी और एक टाइम देने की जरूरत है, बस। प्लीज, बट मेरी जो मेरे स्टॉक है, मेरी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, एक स्टडी है, उसको स्टडी के पर्पज से ही आप लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।